बैटल्स ऑफ द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्याव्यान ने अपने साथ की लेडीज के साथ मिलके एंसेंट हेवन डेवन पाइथन को निपटा दिया था और खुद 9 स्टार डोवजुन भी बन गया था, जिससे उसने अब किंग कोंगलास बॉडी को उसके पीक तक प्रैक्टिस भी कर लिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इसके बाद ये सभी लोग एंसेंट रीजन स्टेज की तरफ निकल गए थे, जहाँ पहुँचते ही उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, ये जगह तेरे लिए नहीं है, चल भाग जा यहाँ से। इस आवाज को सुनकर स्याव्यान भी चौंकते हुए बोलता है, फैंग चिंगर। इस आवाज को सुनकर सभी लोग चौंक गए थे। कुछ लोगों की निगाहें जब स्याव्यान और फैंग चिंगर पे पड़ी तो उनको होने वाली लड़ाई के लिए एक्साइटमेंट होने लगी। स्याव्यान, ये आवाज सुनकर गोकलन की तरफ बैठे लोग भी उधर ही देखने लगे थे, क्योंकि ये आवाज फैंग चिंगर की थी। वो हरी ड्रेस वाली लड़की जो आंखें बंद करके बैठी थी, उसने भी आंखें खोल दी। पहले तो वो हैरान हुई, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक खुशी की चमक आ गई थी। ये देख के गो क्लैन के चारों जनरल में से एक, जो पहले स्याव्यान के साथ हेवनली टॉम में ट्रेनिंग कर चुका था, वो बोलता है, लगता है स्याव्यान मुसीबत में है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि इसका झगड़ा हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब से भी है। जूनर ने उसकी बात सुनी तो उसकी भौहें चढ़ गईं। उसकी नजर उस रंग बिरंगे कपड़े वाली लड़की पर टिक गई। फिर वो धीरे से बोली, ये हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब तो हद कर रहा है। फिर गोचिंग मुस्कुराते हुए बोलता है, चिंता मत करो, ये सब स्याव्यान खुद संभाल लेगा। अब वो 9 स्टार डोवजुन है, और याद है जब वो सिर्फ 5 स्टार डोवजुन था तब भी गुहाव को हरा चुका था, जो उस टाइम पे पीक 8 स्टार डोवजुन था। तो अब तो स्याव्यान के लिए ये सब एकदम से आसान होने वाला है। ये सुनकर जूनर ने अपना सिर हिलाया। फिर उसकी नजर धीरे धीरे स्याव्यान के पीछे गई और आखिरकार कायलिन पर जाके रुक गई। कायलिन को देख के उसकी आंखों में एक अनजानी सी हलचल सी उठने लगी थी। फिर स्याव्यान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, बेवजह शोर मत मचाओ लड़की। उसने फैंग चिंगर की तरफ देखा भी नहीं था, बस पीछे वाले ग्रुप की तरफ देखा और ये बात बोलकर सीधे स्टेज पे चढ़ गया। ये सुनते ही फैंग चिंगर का चेहरा गुस्से से भर गया था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। फिर उसने हाथ घुमाया और एक रंग बिरंगी लाइट का पिलर आसमान को फाड़ते हुए बिजली की तरह स्याव्यान के सर की तरफ तेजी से जाने लगा। ये देख के स्याव्यान वहीं पे रुक गया था। फिर उसने एकदम से अपना बायां हाथ बढ़ाया और उस पिलर को पकड़ लिया। उसी वक्त उसके हाथ में से हेवनली फ्लेम्स बाहर आने लगी। फिर वो फ्लेम्स उस पिलर के साथ ही फैंग चिंगर की तरफ तेजी से बढ़ने लगी थी। ये देख के फैंग चिंगर भी शॉक्ड हो गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि स्याव्यान की हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक है। फिर उसने उंगली हिलाई और अगले ही पल वो पिलर बीच से फट गया। उसी पल उसकी बॉडी से एक एंसेंट और पावरफुल ओरा निकल के चारों तरफ फैलने लगा और फिर आसमान में मानो एक फिनिक्स की चीख गूंज उठी। ये देख के स्याव्यान भी शॉक्ड हो गया था। ये ओरा, ये तो सच में एंसेंट हेवन फिनिक्स का है। उसे वो पुराना वक्त याद आया जब डोउसेंग के रिमेंस वाले जंगल में उसने एंसेंट हेवन फिनिक्स के अवतार को मरते हुए देखा था। भले ही उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि ये ओरा कहां से आया, लेकिन वो ये तो जान ही गया था कि फैंग चिंगर की पावर बढ़ने के पीछे जरूर उसी मरे हुए एंसेंट हेवन फिनिक्स का हाथ है। फिर फैंग चिंगर गुस्से में बोलती है, स्याव्यान, आज मैं तेरे ब्लड से मुझे हुए पेन का हिसाब बराबर करूंगी। फैंग चिंगर का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। नफरत भरी निगाहों से उसने स्याव्यान को घूरा। अगर स्याव्यान की टीम ने ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट नहीं छीना होता तो उन्हें वापस जाकर इसकी वजह से सजा नहीं मिलती। किस्मत से उन्होंने एंसेंट फॉरेस्ट से वापस लाई हुई हेवन फिनिक्स की लाश में से कुछ हेवन फिनिक्स एसेंस ब्लड का अंश तो निकाल ही लिया था, पर वो बहुत कमजोर था। इसलिए हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर्स ने जबरदस्ती बोन ट्रांसप्लांट करवाकर एंसेंट हेवन फिनिक्स एसेंस ब्लड निकालने की सोची। उस बोन में छुपा हुआ एसेंस किसी क्लैन मेंबर की बॉडी में रख दिया गया था, पर इस ट्रांसप्लांट का एक ही नतीजा था, बेहिसाब दर्द। कुल मिलाकर 10 लोगों ने ये ट्रांसप्लांट करवाया था, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही बच पाए। उनमें से एक थी फैंग चिंगर। बाकी 8 लोग फेल हो गए और मारे गए। स्याव्यान के पीछे खड़े कायलिन और बाकी सबके चेहरे गुस्से से भर गए थे। उनकी बॉडी से डोजी बाहर आने लगी थी, लेकिन तभी वहाँ पे एक और आवाज गूंजती है, तुम स्याव्यान हो। अगर फैंग चिंगर तुमसे अकेले लड़ना चाहती है तो तुम अकेले ही सामना करो, बाकी अपनी टांग ना अड़ाएं, वरना नुकसान तुम्हें ही होगा। ये सुन के सबने पीछे मुड़ के देखा। वहाँ पे एक सफेद कपड़े पहना आदमी खड़ा था। उसकी प्यूपिल्स रेड कलर की थी, दिखने में एकदम अजीब। हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के दर्जनों एक्सपर्ट्स स्याव्यान की टीम को ताने भरी नजर से देख रहे थे, ऐसे जैसे किसी भी छोटी बात पे हमला कर देंगे। तभी वहाँ पे एक और आवाज आती है, नुकसान तो शायद तुम्हारी टीम को ही ज्यादा होगा, है ना? उस आवाज की तरफ देख के वो बंदा चौंकते हुए बोलता है, गोचिंग।
क्या तुम्हारा क्लैन भी इस मामले में इन्वॉल्व है? ये सुनकर गुचिंग हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर फाइट 1-on-1 की है तो हमें दखल देने की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरों को झुंड बनाकर तंग करते देखना भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। फिर उसकी नजर स्याव्यान पे गई और उसको देख के उसने अपना सिर हिला दिया। ये देख के स्याव्यान भी मुस्कुराता है, लेकिन उसकी निगाह उस हरी ड्रेस वाली लड़की पे टिकी रही। स्याव्यान जानता था कि हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब कोई नॉर्मल ट्राइब नहीं है। गो क्लैन जैसा बड़ा क्लैन भी उनसे दुश्मनी नहीं करना चाहेगा। ये लोग शायद जूनर की वजह से बीच में आए थे। फिर जूनर ने स्याव्यान की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी, फूल जैसी प्यारी लेकिन पल भर की मुस्कान। बहुत से एक्सपर्ट्स उस पर नजर डालने लगे थे। फिर वो रेड आई वाला बंदा गुचिंग को घूरता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है चलो देखते हैं तुम्हारा ये साथी कितना काबिल है। फिर उसने फैंग चिंगर की तरफ देखा। फैंग चिंगर ने अपना सर हिला दिया और ठंडी आंखों से स्याव्यान को घूरते हुए बोली, स्याव्यान हिम्मत है तो आगे आ और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। ये सुनकर स्याव्यान मुस्कुराते हुए बोलता है, जैसा तुम चाहो। फिर स्याव्यान धीरे धीरे आगे बढ़ा। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फैंग चिंगर की पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत पीछे थी। उसकी नई पावर सिर्फ डोवजुन पीक के 3rd चेंज पे थी। शायद बाकी 9 स्टार डोवजुन उसके सामने मुश्किल में पड़ जाते, पर स्याव्यान के लिए ये कुछ भी नहीं था। फिर फैंग चिंगर ने एक मुस्कान के साथ जमीन पर पैर पटका और उसके ऐसा करते ही रंग बिरंगी रेशमी लपटें चारों ओर फैल गईं, मानो हजारों तेज तलवारें निकल आई हों। तेज हवा के साथ वो स्याव्यान के चारों तरफ 100 फीट का इलाके में फैल गई थी। अब उसके पीछे हटने की कोई जगह ही नहीं बची थी। ये देख के स्याव्यान ने बस अपना सर हिलाया और बोला, वही पुराने हटकंडे, ताकत तो बढ़ गई है पर इन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम ऐसे हो जैसे किसी भिखारी को अचानक खजाना मिल जाए। फिर वो आराम से एक एक कदम आगे बढ़ाता रहा। फिर उसकी बॉडी से हेवनली फ्लेम से निकल के उसकी पूरी बॉडी को ढक लिया था। वो जो भी रेशमी धारियां जैसी तलवारें थी वो उसकी तरफ आती रही, लेकिन वो जैसे ही उस हेवनली फ्लेम के पास आती राख बनकर उड़ जाती। सबकी निगाहों के सामने स्याव्यान शांति से फैंग चिंगर की तरफ बढ़ता गया। उसकी ये बेफिक्र चाल देखकर लोगों को भी हैरानी हो गई थी। दूसरी तरफ फैंग चिंगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने सोचा था कि उसकी नई पावर स्याव्यान के लिए काफी होगी, पर उसे तो जरा भी नुकसान नहीं हो रहा था। ये सब वो भला कैसे सह लेती। फिर फैंग चिंगर चिल्लाती है, हेवन फिनिक्स शैडो, और उसके ऐसा चिल्लाते ही उसकी बॉडी से डोवची बाहर निकल पड़ी थी और आसमान में 1000 फीट बड़ा हेवन फिनिक्स दिखाई देने लगा था, जिससे एंशिएंट प्रेशर चारों तरफ फैल रहा था। और फिर आसमान फिनिक्स के दहाड़ से गूंज उठा। आसमान में बना बड़ा सा हेवन फिनिक्स जोरदार चीख के साथ पंख फड़फड़ाता हुआ स्याव्यान की तरफ बढ़ गया था। उस फिनिक्स को देख के स्याव्यान को पूरा यकीन हो गया था कि फैंग चिंगर की पावर का अचानक बढ़ना उसी एंशिएंट फॉरेस्ट वाले एंशिएंट हेवन फिनिक्स स्केलेटन की वजह से है। फिर फैंग चिंगर गुस्से में चिल्लाती है, स्याव्यान अब नरक में जा। फिनिक्स अब स्याव्यान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था और स्याव्यान के पास बचने का कोई रास्ता था नहीं। लेकिन फिर स्याव्यान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, वही पुराने हथकंडे। उसने भागने की कोशिश तक नहीं की थी। फिर उसने धीरे से अपना सर हिलाया और उसी पल उसकी आंखों से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगी। फिर स्याव्यान के बॉडी से एक तेज लाइट बाहर निकलने लगी थी, जिसको देख के ज्यादातर लोगों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। जहाँ स्याव्यान खड़ा हुआ था वो जगह पूरी तरह से गोल्डन लाइट में डूब चुकी थी। हालांकि आंखों से कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर वहाँ मौजूद एक्सपर्ट्स कोई आम लोग नहीं थे। वो भी अब आसमान में उस बड़ी सी हेवन फिनिक्स को महसूस कर रहे थे, उसकी भयंकर एनर्जी के साथ। और फिर उन्होंने उस फिनिक्स को सीधे स्याव्यान की जगह से टकराते महसूस किया। इसके बाद पूरा मैदान ही कांप सा गया था। उस टक्कर से निकलने वाली वेव्स वहाँ हर तरफ फैल गई थी। जो एक्सपर्ट्स पास खड़े थे उन्हें पीछे हटना पड़ गया था। फिर कुछ लोग शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, ये लड़का कितना घमंडी है। पीक डोवजुन का फुल फोर्स हमला ऐसे झेलने की कोशिश मौत को दावत दे रहा है क्या। फिर फैंग चिंगर उस धूल भरी जगह को देखती है। अब उसकी तनी हुई बॉडी थोड़ी सी ढीली पड़ी और अब उसके चेहरे पर थोड़े शांत एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी जमीन कांपी और धूल के बीच से अचानक गोल्डन लाइट बिजली की रफ्तार से बाहर निकली। और फिर अगले ही पल सबकी आंखों के सामने स्याव्यान फैंग चिंगर के सामने भूत के जैसे प्रकट हो गया था। ये देख के फैंग चिंगर शॉक्ड होते हुए बोलती है, तुम ये कैसे हो सकता है। स्याव्यान के तो कपड़े तक फटे नहीं थे। अब फैंग चिंगर फिर से हमला करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में बस एक हथेली तेजी से बड़ी होती दिखी। और फिर अगले ही पल स्टेज पे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। सभी ने देखा फैंग चिंगर की बॉडी हवा में उछलकर जमीन पर गिरती चली गई थी। वो लगभग 100 मीटर दूर जाके रुकी थी। उसके नाजुक से चेहरे पे गहरा लाल हाथ का निशान था। होठों से खून टपक रहा था और आंखों में अब भी शौक के एक्सप्रेशंस थे। स्याव्यान के एक थप्पड़ में ही वो बेहोश हो गई थी।
फिर सियाजुआन धीरे से बोलता है, पावर चाहे कहीं से भी मिली हो, अगर मेहनत से नहीं मिली है तो वो कभी आपकी नहीं होगी। तुमने शॉर्टकट लिया है, शॉर्टकट से कोई भी पीक तक नहीं पहुंच सकता। ये सब देख के हेमन डेमन फिनिक्स ट्राइब वाले लोग भी हैरान रह गए थे। जब संभले तो गुस्से में उठ खड़े हुए और हमला करने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी ज्यू फेंग बोलता है, रुको, फेंग चिंगर उससे कमजोर है, उठा लो उसे। और फिर वो सियाजुआन को देखता हुआ बोलता है, तुम वाकई काफी पावरफुल हो। ये सुनकर सियाजुआन बोलता है, अगर फ्यूचर में किसी की ताकत परखनी हो तो खुद जाना, किसी औरत को आगे भेजने की क्या जरूरत। ये सुनकर ज्यू फेंग हंसते हुए बोलता है, मैंने अपना सबक सीख लिया, अगली बार मैं खुद आऊंगा। ये सुनकर सियाजुआन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं इंतजार करूंगा जब चाहें। फिर सियाजुआन काइलिन और बाकी टीम को लेके गुकलन की ओर बढ़ गया था। सियाजुआन को देख के गु हुआ हंसते हुए बोलता है, तुम तो सच में ही बहुत ज्यादा बेरहम हो, मैंने पहली बार तुम्हें किसी फीमेल को पीटते हुए देखा है। ये सुनकर सियाजुआन मुस्कुरा देता है और तभी उसकी नजर जूनर पे पड़ती है। तब जूनर उससे बोलती है, सियाजुआन, इस बार तुम बहुत देर से आए हो। अब उसकी खूबसूरत आंखें अचानक सियाजुआन के पीछे चली गईं। फिर वो काइलिन को देखते हुए बोलती है, ये जरूर सिस्टर काइलिन होंगी, है ना? मैंने अक्सर सियाजुआन से आपके बारे में सुना है। ये सुनकर काइलिन थोड़ी सी चौंक गई थी। उसने पहले जियामा एम्पायर में सियाओडिंग से जूनर का नाम सुना था। वो जानती थी कि ये वही है, सियाजुआन की बचपन की साथी। अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो सियाजुआन की वाइफ शायद वही होती। और हाँ, काइलिन जानते थे कि सियाजुआन के दिल में जूनर की जगह कितनी बड़ी है और वो इस रिलेशन में खुद को थर्ड पर्सन ही मानती थी। लेकिन इस सिचुएशन में वो भी थोड़ी सी बेचैन सी हो गई थी। सियाजुआन भी इस सिचुएशन में थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था जब उसने उन दोनों को बातें करते सुना, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका, बस अपनी टीम को लेके आगे बढ़ा और बैठ गया। सियाजुआन के साथ जो लोग आए थे उनमें ज्यादातर फीमेल्स थीं और सबकी सब बेहद खूबसूरत। यहीं पर गुचिंग और बाकी लोगों को माहौल थोड़ा सा अजीब सा लगा। जूनर की बातें सुनने के बाद उनकी नजरें धीरे धीरे काइलिन पर टिक गईं। उन्हें सियाजुआन के बारे में पहले से ही बहुत सारी बातें पता थी। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालते ही वो सब समझ गए कि काइलिन कौन है और फिर सबके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। ये सियाजुआन सच में दोनों को ही साथ रखना चाहता है क्या? हालांकि सियाजुआन से उनका रिश्ता काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो थोड़े बेचैन थे। आखिर जूनर गु क्लैन में कौन है ये सबको पता था। वो पूरे क्लैन की गोडेस जैसी थी। अब अगर सियाजुआन ने उसका दिल जीत भी लिया तो क्या वो सच में दो हसीनाओं को साथ में रखने वाला है? ये तो हद ही हो गई। लेकिन फिर भी वो सभी चुप रहे, क्योंकि जब खुद जूनर ने कोई हंगामा नहीं किया तो फिर वो भी क्या करते। फिर जूनर सियाजुआन से बोलती है, सियाजुआन, तुम एंसेंट वेस्टलैंड रीजन में बोधिसत्व एंसेंट ट्री के लिए आए हो ना? ये सुनकर सियाजुआन बोलता है, हाँ, लेकिन अब उसके दिल का बोझ और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जूनर का ऐसा बर्ताव मानो उसे कोई परवाह ही नहीं। दरअसल सियाजुआन को और ज्यादा गिल्टी फील करा रहा था। वो जानता था जूनर बस चाहती थी कि ये मामला बाहर ना फैले और उसके लिए कोई सिरदर्द ना बने। फिर जूनर एक साइड में इशारा करते हुए बोलती है, अगर हम लोग थोड़ा नॉर्थ चलेंगे तो एंसेंट वेस्टलैंड रीजन का सबसे गहरा हिस्सा आएगा। वहीं बोधिसत्व एंसेंट ट्री है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि उस जगह को 50 किलोमीटर पहले एक खतरनाक बीस्ट आर्मी ने घेरा हुआ है। हमें आगे बढ़ने के लिए उनके बीच से गुजरना होगा। यहाँ मौजूद सभी लोग पिछले कुछ दिनों में ट्राई कर चुके हैं, पर सब वापस लौट आए, क्योंकि उन बीस्ट की संख्या तो डरावनी है ही, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे भी हैं जिनसे टक्कर लेना लगभग नामुमकिन है। ये सुनकर सियाजुआन एक मुस्कान के साथ बोलता है, समझ गया। फिर जूनर बोलती है, हाँ, और अब यहाँ सभी को मिलकर चलना होगा, वरना हम में से कोई भी आगे नहीं जा पाएगा। फिर जूनर की नजर थोड़ी दूर खड़े एक आदमी पे टिक गई। उसको देख के उसकी आंखों में गुस्सा भर आया था। वह टेम्परेरी अलायंस भी उसी की सोच थी। सियाजुआन, तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा। वो हू क्लैन से है और हू क्लैन की नई जनरेशन में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जो अगला क्लैन चीफ बनने की काबिलियत रखते हैं। ये उनमें से एक है। सामने काले कपड़ों में एक आदमी खड़ा था, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और उस पे वो नरमी जैसे कोई बेहद शरीफ और सादा इंसान हो। पहली नजर में उसे देख के कोई भी सोच ले कि ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन सियाजुआन का दिल कुछ और ही कह रहा था। हॉल ऑफ सोल से जुड़ा इंसान जेंटल दिखे, यही तो सबसे बड़ा खतरा था। जब हेमन डेमन फिनिक्स ट्राइब सियाजुआन से पंगा ले रहा था तब यह आदमी चुप था। ना तो उसने उकसाया ना ही इंसल्ट किया। इसी वजह से सियाजुआन का ध्यान उस पर पहले नहीं गया था, लेकिन जैसे ही जूनर ने उसकी पहचान बताई, सियाजुआन चौंक गया था। वो जानता था हुक्लन के लोग हमेशा रहस्यमय ही होते हैं। सामने से जितने सीधे साधे लगते हैं, असल में उतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो कुत्ते काटते हैं वो भौंकते नहीं, और ये काले कपड़े वाला आदमी बिल्कुल उसी कैटेगरी का था। फिर जूनर आगे बोलती है, इस शख्स का नाम हू यू है। सुनने में थोड़ा लड़कियों
को जैसा लग सकता है, लेकिन है ये मेल। हमारी मिली जानकारी के मुताबिक एंसेंट क्लैंस जैसे हू क्लैन में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा क्रूर होता है। जो हारता है उसकी तकदीर बहुत बेकार होती है। अफवाह है कि होयू आज तक कभी हारा नहीं है। उसके पास हू क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन भी है। डिवाइन ब्लड लाइन? समझ गया। शाओयुआन की पलकों में हल्की सी कंपन सी हुई। अब शाओयुआन को भी कोई आश्चर्य नहीं था। इसी वजह से होयू कभी हारा नहीं। ऐसी ब्लड लाइन उसके पोटेंशियल को बता देती थी। ये होयू बाकी हू क्लैन वालों से अलग है। बाकी लोग एकदम से लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन ये तो बाहर से एकदम शांत है, पर ये अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर शाओयुआन बोलता है, तो इस बार हम पूरा जोर लगाकर बीच टाइड में धावा बोल रहे हैं क्या? ये सुनकर जूनर बोलती है, हाँ, जब सब कुछ अरेंज हो जाएगा तब फिर से बीस्ट टाइड पर हम सब मिलकर एक साथ हमला करेंगे। अकेले कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। बीस्ट की तादाद बहुत ज्यादा है। तभी होयू बोलता है, सब लोग, तुम्हें हमारी हालत समझनी चाहिए। हमारा लक्ष्य एंसेंट वेस्टलैंड रीजन के सबसे अंदर जो बोधिसत्व एंसेंट ट्री है वही है। वहाँ पहुँच के आगे झगड़ा होगा या दोस्ती, ये अभी दूर की बात है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ मौजूद कोई भी फ्रैक्शन अकेले बीस्ट टाइड से पार नहीं जा सकता। हमारे पास एक ही रास्ता है, सबको इकट्ठा करना और एक अलायंस बनाकर तेजी से बीस्ट टाइड में घुस जाना। सब लोग मिलके ही इस बीस्ट वेव को चीर पाएंगे, वरना बोधिसत्व एंसेंट ट्री तक पहुँचने की कोई उम्मीद नहीं। हमारी अलायंस में सब लोग सेम होंगे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। कोई किसी को आदेश नहीं देगा। भरोसा रखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो कोई भी मुझ पे विश्वास नहीं करता वह पीछे रह सकता है। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जो पीछे रहेगा उसे खाली हाथ वापस जाना होगा। ये सुनकर सब लोग चुप रहे। कुछ देर बाद कई लोगों ने सर हिलाए। आखिरकार होयू की बात में दम तो था। अकेले कोई भी फ्रैक्शन बीस्ट टाइड पार नहीं कर पाएगा। साथ मिलकर ही एक मौका था इन लोगों के पास। फिर जियो फेंग बोलता है, भाई होयू ने सही कहा, हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब तुम्हारे साथ जाएगी। ये सुन के होयू भी बोलता है, तो भाई जियो फेंग का शुक्रिया। ठीक कहा, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है हम सब मिलकर कोशिश करें। अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो तुरंत चलो। अभी दोपहर का टाइम है। यही वो वक्त है जब बीस्ट सबसे सुस्त होते हैं। तो चलने की तैयारी शुरू करो। जूनर ने धीरे से बोला, जब हम बीस्ट टाइड में घुसेंगे तो सब ध्यान रखना, भले ही हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन तब भी सफल होने की संभावना सिर्फ 10% ही है। होयू और जियो फेंग भी इस बात को जानते हैं। इन दोनों का मकसद बस इन लोगों की ताकत का इस्तेमाल करके बीस्ट टाइड में ज्यादा अंदर तक पहुंचने का है, और फिर वो लोग अपनी पूरी पावर यूज करके आगे का रास्ता बना लेंगे और बाकी सभी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। अब ये लोग आगे बढ़ गए थे। होयू का ग्रुप बीच टाइड में सबसे आगे था। शाओयुआन का ग्रुप बीच की लाइन में था। वो लगातार डोजी के पिलर्स छोड़कर आसपास आने वाले जानवरों को काट रहे थे, लेकिन उनकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। बाहर की लेयर के जानवर इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे, इसलिए आगे बढ़ना आसान था। लेकिन सबको पता था जैसे ही वो और गहराई में जाएंगे ये तेज रफ्तार वहीं थम जाएगी। और ठीक वही हुआ। 10,000 फीट अंदर पहुंचते ही प्रेशर अचानक कई गुना बढ़ गया। अब बड़े बड़े खतरनाक जानवर टुकड़ी के करीब पहुंचने लगे थे। उनके शरीर से उठती गंध ने कई एक्सपर्ट्स के चेहरे पर डर पैदा कर दिया था। फिर जूनर बोलती है, अब यहाँ पे डोउजोंग लेवल के जानवर नजर आ रहे हैं। अब हमें आगे जाके डोउजून के बराबर के जानवरों से भिड़ना होगा, और वही होगी असली लड़ाई। सब संभल कर रहो, किसी भी जानवर के चक्कर में मत पड़ना। अगर एक बार गिर गए तो इस बीस्ट टाइड से बचना मुश्किल है। ये सुनकर शाओयुआन अपना सर हिला देता है। अब वो सब और गहराई में जा चुके थे। सामने दाएं बाएं यहाँ तक कि आसमान तक हर जगह सिर्फ जानवर ही जानवर थे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ो और इस बीस्ट टाइड को चीर कर निकलो। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 165 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।